बेटा आवाज कम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम अच्छा मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने किए हुए थे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और उसके बारे में, काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन्स थी। ठीक है, कोई आप में से खुद किसी को जिसको समझ लगी, 3 बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे, आप बाकी बच्चों ने किसी को कुछ समझ लगी था वो थोड़ा सा शुरू करें। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उससे क्या अंडरस्टैंडिंग की, आपने सुन लिए सारे पिछले लेक्चर्स? मैम सुन लिए। अच्छा, तो आप कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी? दो टर्म्स हमने यूज की हैं, हमने इसमें जो पिछले 2 लेक्चर्स थे हमारे, वो हमने देखा था स्टेबिलिटी फॉर्मेशन क्या होती है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होती है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट या स्टेबिलिटी फॉर्मेशन जौन सी है वो हमने देखा कि उसमें आपके पास जौन सा है वो, मैं थाने पीछे जाती हूँ थोड़ा सा। ये थी हमारे पास, ठीक है ना। ये ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है, उससे पहले स्टेप वाइज वाला हमने कहा, ठीक है, कि ये हमारे पास K1 K2 K3 स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये इससे हम कहते हैं जब हम इंडिविजुअल देखते हैं K1 K2 K3 के रेज टू पर Kn तक के कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स उस मेटल पर लग रहे हैं कॉम्प्लेक्स बनने के लिए। तो जब हम इंडिविजुअल ईच स्टेप को देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और जब हम लास्ट Kn पे जाते हैं, ठीक है, और जब हम इसे ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं तो ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में क्या है कि डायरेक्ट अगर 2 लिगेंड अटैच हो गए हैं, 3 हो गए हैं, या वही अगर हम उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज करते हैं तो फिर हमारे पास हम उसको क्या कहेंगे, दिस इज द ओवरऑल फॉर्मेशन स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट उसका रिलेशनशिप बताया था कि जो आपके पास इसको यहाँ से थोड़ा सा, कि ये जो फॉर्मेशन है ओवरऑल स्टेबिलिटी फॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू द K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3, वो इसके इक्वल होती है फॉर्मेशन। जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे लॉग ऑफ बीटा कि जो आपका स्टेबिलिटी फॉर्मेशन है, ये थर्मोडायनामिक टर्म में हम इसको कहते हैं बीटा, जो है जो इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, उसको हम थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बेसिकली कह रहे होते हैं। देखें, जब भी कोई या इसको सिंपली आप समझने के लिए एसिड बेस इंटरेक्शन की एग्जांपल ले सकते हैं।
कि जब एसिड क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। जब उसके पास आएगा एसिड बेस के करीब जाएगा, दोनों का इंटरेक्शन होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन, वो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। अगर वहां पे वो जो कैटाइन है वो कोई मेटल है तो उसमें ज्यादा जो है वो कैपेसिटी है कि वो 2 लिगेंड 3 लिगेंड को अटैच कर सकती है। सपोज एग्जांपल अभी यहाँ पे जो लिखी हुई है वो कॉपर के साथ अमोनिया, कॉपर +2 है और अमोनिया उसके साथ 4 जाके अटैच हो रहे हैं, 2 अटैच हो रहे हैं, वन पहले एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। तो आया वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है या नहीं बन रहा? ठीक है, जब हम इसको स्टडी करते हैं कि उसके ऊपर जाके उधर उनका उन दो सब्सटेंसेस का इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम किससे कैलकुलेट करते हैं? ये जो बीटा की वैल्यू है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, कि अगर कोई सब्सटेंस जो सा है वो दो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट आपके पास जो है, जी बेटा। मैम अलाउ करिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, हो गया? जी मैम। अच्छा, तो कहाँ पे थी मैं अब? हाँ, कि जब हम बात करते हैं कि वो एसिड या बेस की, मैं एग्जांपल में लफज एसिड बेस बोल रही हूँ मेटल और लिगेंड की बजाय, आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाए, कि अगर वो दो स्पीशीज इंटरेक्ट कर लेती हैं और एज अ रिजल्ट आपके पास एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना, जैसे ये प्रोडक्ट आपको, मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जाती हूँ, ये प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय ये दो रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है ना, तो ये इसके साथ एक अमोनिया आ गया, फिर दूसरे में दूसरा अमोनिया आ गया, तीसरा अमोनिया आ गया, और ये 4 आपके पास कौन से हैं वो एज अ रिजल्ट जो है वो ये लिगेंड आपके पास आ जाता है, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास बन जाता है। तो ये जो इसका है, दिस इज दिस थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। और दिस लॉग ऑफ वैल्यू बीटा जो है, अगर आपकी वैल्यू आई थिंक, हाँ इसमें 8 इसकी है लॉग बीटा वैल्यू, अगर आपके पास 8 कैलकुलेट अगर हम करते हैं इसको और उसकी वैल्यू इज इक्वल और ग्रेटर देन 8 वैल्यू, 8 से ज्यादा होगी, तो हम कहते हैं ये जो सब्सटेंस है ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, कि बना है और उसकी जो है वो स्टेबिलिटी है, ये नहीं कि वो बना और फौरन से टूट गया, या ये नहीं कि वो बना ही नहीं। ठीक है ना, तो इससे हम कहते हैं दिस इज द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द काइनेटिक स्टेबिलिटी, तो फिर हम कहते हैं कि आइदर इट इज लेबाइल आइदर इट इज इनर्ट। तो लेबाइल में आप क्या कहा कि ये जो आपके पास अमोनिया, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स के पास अगर इस कैडमियम की जगह यहाँ पे ये कैडमियम, ये जो आपके पास टेट्रा अमोनियम, ये वाला टेट्रा अमोनियम कैडमियम वाला ये वाला कॉम्प्लेक्स हो, ये वाला जो सब्सटेंस है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स कम क्लोज टू दिस नाइट्रिन। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये रिप्लेस कर ले, एक अमोनिया निकल जाए, दूसरा नाइट्रिल इधर आ जाए, इन प्लेस ऑफ अमोनिया इस लिगेंड में अमोनिया की जगह नाइट्रिल आ जाए, तो अब क्या है, सब्स्टिट्यूशन हो गई। ठीक है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या है कि इन अ सर्टेन कंडीशन इवन द गिवन सब्सटेंस इज स्टेबल और नॉट स्टेबल। और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है कि जब दो सब्सटेंसेस कम क्लोज टू ईच अदर and the already existing ligand replaces itself by another ligand that come close to that substance, तो फिर हम कहेंगे now this is kinetically labile। ठीक है ना, कि अब ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, थर्मोडायनामिक डिफरेंट बात हो गई। काइनेटिक के हमने कहा कि वो स्टेबल है लेकिन वो लेबाइल है, कि वो उसके बाद वो बना, उसकी जो थर्मोडायनामिक वैल्यू है वो भी हाई है। और थर्मोडायनामिक वैल्यू कैसे हाई होगी, जितनी Ks की वैल्यू K1 K2 K3 जो है, जो आपके वो ज्यादा वैल्यू होगी तो वो आपकी बीटा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, ये जो K वैल्यू है ये जितनी ज्यादा होगी, इसमें देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से वाला है कॉम्प्लेक्स, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा वो उतना स्टेबल है। तो K1 इज द मोस्ट स्टेबल K1 लिगेंड। वाला होगा। हाँ, K1 जो है ना ये सबसे ज्यादा स्टेबल लिगेंड है। क्यों स्टेबल लिगेंड है, देखें आपके पास कोई एक मेटल है ना, ये देखें ये एक मेटल है, एक अमोनिया इसके पास आ गया, जस्ट कर लिया उसने अपने आप को, फिर एक और आ गया,
उसने थोड़े दोनों दाएं बाएं हो गए, एडजस्टिंग हो गई, फिर तीसरा आ गया। अब उनके दरमियान में क्या हुआ, एडजस्टमेंट के साथ थोड़ी थोड़ी रिपल्शन भी, वो एक दूसरे से कुछ जेलसी भी फील करना शुरू हो गए। ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ लिगेंड्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो जो K1 होगा, K2 होगा, K3 सबसे कम जो स्टेबल होगा वो K4 होगा, सबसे हाई स्टेबिलिटी K1 की होगी। और समटाइम हम इसको जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट की टर्मिनोलॉजी में भी इसे कैलकुलेट करते हैं कि हम 1/k s के जो आपका k वैल्यू है, या 1/बीटा को अगर हम लेंगे या 1/k को लेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे, तो फिर क्या होगा कि जितनी उसकी वैल्यू जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी जितनी वैल्यू कम होगी, वो लिगेंड उतना, वो जो आपका मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। गॉट इट बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया है? और मैम जब हम काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हमने कहा है कि टाइम हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो मैम वो हाँ प्लीज इस टाइम को भी हाँ, मैं डिस्कस कर अभी दें अभी थोड़ा। अभी मैंने अभी काइनेटिक को अभी नहीं मैंने ज्यादा देखा। काइनेटिक के केस में मैं कह रही हूँ कि देखें, इस लिगेंड के पास, इस कॉम्प्लेक्स के पास, इस कॉम्प्लेक्स के पास अगर एक ये वाला लिगेंड आ जाता है और यहाँ पे अमोनिया की जगह एक क्या बन जाएगा, सी डी कैडमियम नाइट्रिल, एक जो लिगेंड है वो नाइट्रिल हो और बाकी 3 अमोनिया के हों। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हो गया, अगर उस सब्सटेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, रिप्लेस कर रहे हैं लिगेंड एक दूसरे को, तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउ दिस इज द काइनेटिकली लेबाइल। ये थर्मोडायनामिक स्टेबल है लेकिन काइनेटिकली लेबाइल है। ठीक है ना। और अगर वो रिप्लेस करने, देखें जब दो चीजें पड़ी हुई हैं, दो सब्सटेंसेस पड़े हैं, तो किसी ना किसी दिन तो उनका दिल नरम होगा ही ना, वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे ही ना। ठीक है ना। तो अब एक स्पेसिफिक टाइम है, उसने टाइम क्या दिया है कि अगर 30 सेकेंड में या विद इन 1 मिनट वो आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं, तो हम कहेंगे नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज लेबाइल। एंड इफ इट टेक्स मोर देन दिस, रूम टेम्परेचर पर, अगर वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर इस तरह का एटीट्यूड शो करेगा कि वो विद इन 30 सेकेंड जो है, या फिर मेरा ख्याल है 1 मिनट, वो उसमें एग्जैक्ट है वैल्यू, वो आप पढ़ लीजिएगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में अगर वो सब्स्टिट्यूशन दे देता है तो वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा। और अगर इफ इट टेक्स मोर टाइम देन वी विल से दैट, जिस तरह मैंने कहा थर्मोडायनामिक की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है तो वो स्टेबल है, और अगर उससे कम है तो अनस्टेबल है। तो इसी तरह से लेबाइल को हम कब कहेंगे, अगर वो विद इन 1 मिनट जो है वो इंटरेक्शन कर लेता है तो वो लेबाइल है, और अगर वो ग्रेटर देन दिस टाइम स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे लेता है तो इसका मतलब है कि वो इनर्ट है। तो ये दो डिफरेंट स्टडीज हैं, इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इन दोनों की डिफरेंट एटीट्यूड शो करना पड़ता है ना। देखें, दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास आंखें भी हैं और कान भी हैं। ठीक है, तो जो काम आप आंखों से कर सकते हो वो कान से नहीं कर सकते, जो कान से कर सकते हो वो आंखों से नहीं कर सकते, इसलिए जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है वो उसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो दोनों को कंपेयर नहीं करना, दोनों की अलग-अलग प्रॉपर्टीज बतानी है कि काइनेटिकली ये सब जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसे बिहेव करेगा और थर्मोडायनामिकली ये कैसे बिहेव करेगा। तो इन दोनों का आपस में मुकाबला नहीं है, लेकिन ये 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं एक कॉम्प्लेक्स की। ठीक है जी, ये जो 3 बच्चे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन, एक ने व्हाट्सएप, ये 2-3 बच्चे ने व्हाट्सएप किए थे, क्लियर हो गया उनको? जी मैम अब क्लियर हो गया है। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आपने हमारे पास जो आज का लास्ट लेक्चर है स्टेबिलिटी का, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप रह गया था हमारा, एक टॉपिक के मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, जॉब्स मेथड। जो पिछला लेक्चर था वो यहाँ तक हमने कर लिया था जी। पिछला क्या लास्ट टॉपिक क्या था, मैं जरा देख लूँ। हाँ, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। और अब हमने आज पढ़ना जॉब्स मेथड। जॉब्स मेथड में क्या है कि हमें एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करना है हमने। तो एक्सपेरिमेंटली के लिए हमें क्या करते हैं कि हम 10 सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग मेटल आयन एंड लिगेंड इन सच प्रोपोर्शन दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कांस्टेंट, से 10 ml, कि अगर हमारे पास ये 1 से 10 तक हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, और जो हमने पास मेटल आयन के कितने ml है वो इस एक में हमने कोई भी इसमें ना मेटल आयन का सोल्यूशन नहीं डाला, दूसरे में 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml, और 9th में हमने 10th जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने 9 ml जो है वो हमने मेटल आयन का सोल्यूशन डाल दिया। और नेक्स्ट जो हमने किया उसी के अंदर अब हमने उसके अगेंस्ट जो है उसमें जिसमें कुछ भी नहीं डाला उसमें 10 ml फिर 9, क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो है वो 10 ml बन जाएगा ईच टेस्ट ट्यूब में जो मेटल लिगेंड कंबाइन करेंगे हम।
तो सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड के लिए Cl का वर्ड यूज किया, एंड द मेटल आयन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन के लिए Cm इज कांस्टेंट। तो ओवरऑल Cl प्लस Cm इज इक्वल C। वो कहता है जो टोटल कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, C हम उसको कहेंगे, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमने ईच 10 के 10 जो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनकी हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर हम क्या करेंगे, उसकी लैम्डा मैक्स डिटरमिन करेंगे। पहले हम जिस तरह हमने पिछले मेथड में किया था ना, ये जैसे हमने ये हमारे पास मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स था 10, ये कि सपोज ये हमने जो है उसका किसी भी एक का आप करके या सबका जितने, अगर 10 टेस्ट ट्यूब है 10 के आप लोगों तो ये 10 पीक्स आ जाएंगे, लेकिन आप ये देखोगे हर पीक में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 550 नैनोमीटर पर ही होगी। ठीक है ना, तो ये लैम्डा मैक्स हमारे पास आ गई। अब इसके बाद इस लैम्डा मैक्स पे 550 नैनोमीटर पे, अब इस मेथड में ये इस स्टेप में हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास वेवलेंथ है उसको हमने स्पेसिफाई कर लेना। 550 नैनोमीटर पर जो हमारे पास 10 ट्यूब्स हैं उनके हमने जो है वो एब्जॉर्बेंस नोट करनी है, ऑप्टिकल डेंसिटी नोट करनी है। ठीक है जी, ये फिर इसका स्टेप आ गया, डिटरमिन द ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द सॉल्यूशन as prepared above with the help of spectrophotometer as at such a wavelength of light that the complex absorbs strongly at the metal ion and the ligand do not। मेटल आयन और लिगेंड कहते हैं उस वेवलेंथ पे जिसपे के ये देखें, यही स्टेप है ना जिसमें हमने ये मेटल कहता है अगर हम सिर्फ उस वाले टेस्ट ट्यूब को देखें जिसमें लिगेंड नहीं डाला तो उसकी पीक ये आएगी, और इसी तरह से हम वो वाला अगर देखें जिसमें हमने जो है वो लिगेंड नहीं डाला तो उसकी कोई और पीक होगी। तो ये वो पीक है जिसमें जो कि लिगेंड की पीक आ रही है। ठीक है, तो इसी के हमने डिफरेंट जो मोल फ्रैक्शन हमारे पास आए हैं 10 टेस्ट ट्यूब्स की, इसकी एब्जॉर्बेंस नोट की अपनी वेवलेंथ को सिलेक्ट करके, तो ये आपके पास इस तरह से एक पैराबोला आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको फिर आपने ड्रॉ ग्राफ बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिगेंड, मोल फ्रैक्शन Cl ओवर C। ठीक है, Cl ओवर C के अगेंस्ट हमने उसको जो लिगेंड का मोल फ्रैक्शन है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो सी है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज अ टाइप ऑफ, ये फिगर 2.2 बी के थ्रू। ठीक है ना, व्हेन द लेग्स ऑफ द कर्व्स आर एक्स्ट्रा प्लॉटेड, ये हम इसको ऐसे प्लॉट करते हैं, they cross each other at a point at which the absorbance is maximum। तो हमारे पास मैक्सिमम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आ जाएगी। if the formula of the complex is MLN then N is equal CL over CM, कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास टोटल नंबर आ रहे हैं वो क्या है, कितने लिगेंड्स के बन रहे हैं या कितने उसके साथ अटैच होंगे मेटल के साथ लिगेंड, CL ओवर CM। इक्वेशन 2.63 को हमको कहता है, ये जो हमारे पास पिछली थी ये वाली, इस इक्वेशन में अगर इसके लेफ्ट राइट दोनों तरफ हम C से इसको डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, Cl ओवर C प्लस Cm ओवर C इज इक्वल C ओवर C इज इक्वल 1। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, तो अब हमने मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल था, Cl ओवर C के, ये भी बात हमने पीछे की कि मोल फ्रैक्शन कौन सा है, ये द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिगेंड इज इक्वल Cl ओवर C। मोल फ्रैक्शन Cl ओवर C था, तो ये जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें इसको रिप्लेस कर दिया, Cl ओवर C को हमने रिप्लेस कर दिया विद द मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन प्लस ये Cm ओवर C इज इक्वल, C ओवर C को हमने इज इक्वल टू 1 कर दिया। तो ये अब क्या बन जाएगा, ये Cm ओवर C कि आपकी जो टोटल कंसंट्रेशन है उसमें मेटल की कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है, तो Cm ओवर C विल बी इक्वल टू 1, ये इधर ऑपोजिट साइड पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, डिवाइड द इक्वेशन 2.65a, ये है 2.65a, इसको आपने डिवाइड करें विद दिस इक्वेशन नंबर 2.67, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ओवर यहाँ से 1 माइनस मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ओवर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन इज इक्वल Cl ओवर C, Cl ओवर C, तो ये यहाँ पे जाकर ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये C ओवर Cm, तो C से कैंसिल आउट हो गया, Cl ओवर Cm कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड ओवर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन विल बी इक्वल टू टोटल जो मोल फ्रैक्शन है लिगेंड का ओवर 1 माइनस mf। ठीक है जी, और ये वो कहता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है mf ओवर 1 माइनस mf, दैट इज
इसको हम कहते हैं दिस इज द n, ठीक है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स जितने के अटैच होंगे ऑन द मेटल m, तो n इज इक्वल mf ओवर 1 माइनस mf। और ये हमारे पास, हमने पहले जब इक्वेशन कहा था, ये हमने कहा था कि जितने लिगेंड अटैच होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमने ये हाइपोथेसिस बनाया था कि n विल बी इक्वल टू Cl ओवर Cm, Cl ओवर Cm, ठीक है ना। concentration of ligand over concentration of metal is will be equal to this value of n. From the value of n you can determine the composition of the complex. complex की composition का metal क्या है, copper है। ligand कितने साथ लगेंगे, ये n की जो वैल्यू आएगी 2 आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वैल्यू +2 आ जाएगा, mln2 रेज टू पर +2 इसकी वैल्यू आएगी। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट, इससे हम इसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को फाइंड आउट करके हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन ओनली वन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड अंडर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। क्या हम ये अज्यूम करते हैं कि एक ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी हमने कहा ना कि कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, वो K1 में 1 लिगेंड अटैच होगा, 2 में दूसरा लिगेंड अटैच होगा, 3 में तीसरा लिगेंड अटैच होगा। तो इस तरह से वो कहता है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स तो फिर डिफरेंट बन रहे हैं। लेकिन अगर हम ये ज्यूम करते हैं कि सिर्फ एक ही लिगेंड बनेगा, कि एक स्पेसिफिक टाइम पे बाकी लिगेंड्स कौन से हैं वो उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर हम ये कहते हैं कि इस लिमिट इन दो मेथड से वी कैन फाइंड आउट कि one complex is formed under the experimental condition. This method is used when there is no change in the total volume containing metal ions and the ligands, कि जो उनकी concentration है वो भी दोनों की जो सेम है, तो वो कम नहीं हो, ठीक है जी। तो ये आपका जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अच्छा, आप कुछ बच्चों ने मुझे कहा था मैडम दूसरे वाली फाइल जो सी वो शेयर कर दें, वो फाइल बहुत अच्छी है। अगर किसी ने वो बहुत, यानी कि वो फुल फ्लैज एक चैप्टर है, क्योंकि आपका जो सा टॉपिक है वो बहुत सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सा था। वो एमफिल या पीएचडी का कोर्स है जिसको कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उस पर सारे फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो आपसे रेलिवेंट पोर्शन था वो मैंने उस लेक्चर में उधर से करवा दिया था। यही कि जो आपके पास ये स्टेप वाइज कैलकुलेशन थी और उसके बाद ओवरऑल कैलकुलेशन है और उनका आपस में कैसे रिलेशन करना है। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपने करना है, कोई जो चाह रहा है वो मैं उसको साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। और प्रैक्टिकल आज आप लोगों ने सुन लिया, उसमें से किसी ने कुछ पूछना है? जी मैम, वो ना आपने वहां पे बताया ना प्रोक्सीमेट एनालिसिस और उसका अल्टीमेट एनालिसिस। जी जी मैम वहां पे आपने जब कहा ना कि प्रोक्सीमेट में हम रिडक्शन और वेट करते हैं, जब तक हमारे पास एक कांस्टेंट वेट नहीं आता तब जी तक हम जी उसको जी करते जी रहते हैं ना। जी जी और जब हम अल्टीमेट में जाते हैं तो वो हमें एलिमेंटर एनालाइजर जो है वो यूज विदाउट करते रिडक्शन हैं। इन वेट हमें वो सिंपली बता देगा कि इसमें इसका मॉइस्चर का कांटेक्ट इतना है जी और इसमें बिल्कुल, कोल का जी इतना जी है। जी, उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं ना, तो वो उसमें ये नहीं है कि वो बर्न नहीं करना पड़ेगा हमें, कि हम इस बर्न करें और वो फिर वो एक ही दफ़ा हम सैंपल उसके अंदर सैंपल होल्डर में रखेंगे सैंपल को, एट अ टाइम वो 100 सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। वो सेंसर इतना वो पावरफुल होता है, तो हम उसे बस रख देंगे और वो हमें टोटल कंटेंट बगैर जो है ना वो किसी भी ऑथेंटिक यानी कि रिलायबल जो कैलकुलेशन है ना, एग्जैक्ट मोस्ट एडवांस्ड कि किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन की उसमें कितना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर मौजूद है, सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स कौन से हैं उस पर जो है वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। मैम ओके मैम। जी मैम जूम पे, या तो अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम होता है तो मैम जूम पे ले लिया करें, या इवनिंग में टाइम होता है हम इवनिंग में ले लिया बेटा, करें। मेरे पास दोनों तरह से टाइम है, मैंने तो कभी नहीं कहा मेरे पास नहीं टाइम। आप मुझे बताएं, मैंने तो आपसे क्लास में शुरू में रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि बेटा मैं सुबह जाने से पहले ले लूंगी, यानी कि अगर मैं 9 बजे निकली मैं 8 बजे ले लूंगी। मैंने आप 10 बजे कहने, अगर मैंने निकलना तो मैं 9 बजे तक ले लूंगी, 8:30 बजे से 9:30। आप लोगों की क्लास ही नहीं मानी थी और मैंने फिर कहा कि अच्छा चले मैं 4 बजे आने के बाद ले लूंगी, ताकि जरा मैम इंटरेक्शन हो शाम जाता को है। आप किस टाइम अवेलेबल होंगी? तो फिर भी आप शाम को लोग किस टाइम फिर भी ना, अवेलेबल होंगी? आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग मसरूफ लोग हैं, आप लोगों ने 100 काम करने होते हैं। ये तो नो आप अपनी मैम, क्लास वालों से पता करें जिन जिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैम हम लोग तो विलिंग है कि आप जूम पे लेक्चर ले लिया करें, जी क्योंकि मैम फिर मैम। इस तरह प्रॉब्लम होती है। बेटा यस मुझे मैम, आप, जूम पे ठीक है। अच्छा चलें मैम फिर, मॉर्निंग का टाइम ठीक है, सुबह सब अच्छा चलें फिर मैं जी 8:30 बजे, मैम, 8:30 बजे सुबह ना, ठीक है।
जी मैम। 8:30 पर। तो मैं फिर लेक्चर भी उसी वक्त दे दूंगी आपको, फिर अगर जिन बच्चों के लिए इशू होगा वो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड भी कर दूंगी, ठीक है। तो आप में से जिसने ओके ज्वाइन मैम, करना थैंक हो यू वो मैम। 8:30 पे कर लें और फिर ये करें, क्योंकि मुझे तो खुद तसल्ली नहीं होती, क्योंकि चले जिस तरह भी तस्वीर नहीं आ रही तो आवाज़ तो आ रही है ना, पता चल रहा है ये बच्चे हैं, सुन रहे हैं, जिसको कोई फौरन से क्वेश्चन राइज होगा वो पूछ लेगा, ठीक है। जी मैम। तो मैं तो खुद ज़्यादा हैप्पी होंगी इस तरह की सिचुएशन से, ठीक है। और ओके मैम। अब ये मैम कल फिर लेक्चर होगा? हाँ, मैं ना कल हम ले लेंगे लेक्चर, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे को वहाँ पे है लेक्चर, वो एमफिल के साइनॉप्सिस डिफेंस हैं, तो वो उस वक्त मैं वहाँ बिजी होंगी, तो फिर जो मंडे ट्यूसडे का लेक्चर है ना वो कल परसों मैं आपके साथ ले लूँगी, ठीक है। कल आप मैम कल अगर जी जी एक्सक्यूज मी मैम, मैम अगर इवनिंग में भी हो वो हम फिर पूछ रहे हैं, फिर ज्यादा बच्चे अगर विलिंग होंगे तो फिर मॉर्निंग इवनिंग दोनों में दे सकती है ना आप तो टाइम? फिर मुझे आते आते ना वापस आते आते 4:30-5 बज जाते हैं, ठीक है ना। फिर इवनिंग में जी ये जी इशू जी। होता है, फिर वो जब मैं आती लेट हूँ फिर जाहिर बात है कि बीइंग अ ह्यूमन मुझे थोड़ा सा जौन सा है ना वो खाने पीने की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आती फिर मैं चलिए लेक्चर लेना बहुत ठीक है मैम, ठीक है। ठीक और है, सुबह ओके सुबह अगर आप लोग मैम, भी जी थोड़ा मैम, सा इजी थैंक होते हैं उसमें, मेरा ख्याल है। हाँ यू। जी जी मैम मैम। संडे तो फ्री हो सकता है? संडे फ्री हो, इतने फारिग रह के तुम लोग थके नहीं हो हैं? मैम, मैम थोड़ा सा जो मैम पिछले हफ्ते का सिलेबस पढ़ा होता है ना उसमें से थोड़े से टॉपिक को पढ़ना होता है हम लोगों ने, फिर इस तरह से ना। इस तरह से आप ऐसा करो ना, चलो इस संडे को ले लो लेक्चर। मैं बता रही हूँ कि मेरा मंडे ट्यूसडे ज़रा ज़्यादा हेक्टिक है, वहाँ पे सनाफिस डिफेंस है, ठीक वहाँ है, पे टाइम, तो फिर अगले संडे को फ्री कर दूँगी, ठीक है। अब आपका वैसे भी ये ठीक है जो मैम। सेकंड पोर्शन है वो भी ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया, बल्कि इसका ऐसा करते हैं कि आप लोगों का एक दिन जो है वो क्विज भी रख लेते हैं, ठीक है। ये हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं ना, एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ा है और इससे पहले कौन सा पढ़ा था, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट, जी ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लें, तो ये मैं किसी भी दिन फिर इसका क्विज भी दरम्यान में दे दूंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक 3 दिन के लेक्चर में, ठीक है। और ओके किस मैम। किस ग्रुप ने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई थी? 2 ग्रुप्स ने नहीं कराई थी कि एक ने नहीं कराई थी? मैम 2 ग्रुप ने नहीं करवाई थी, लास्ट पे जो थे अच्छा 9 चले 10 थे मेरे हाथ। चले, फिर जो 9th है ना वो इससे रेलिवेंट जो है ना वो आप लोग 30 MCQs बना के, ठीक है, तो वो मुझे जौन सा है ना वो ईमेल कर दें, अपनी GR को भी ईमेल कर दें, ठीक है। इन 2 टॉपिक से 30 MCQs बनाने हैं, गॉट इट? जी मैम, ठीक। ठीक है, जो जी जिस भी मैम, ग्रुप ठीक को है। है, ठीक है। ओके चलो मैम। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। और किसी ने कुछ पूछना है? मैम रिकॉर्डेड लेक्चर आप अपलोड करेंगी? हाँ जी करूँगी, आप लोगों ने जिस तरह भी। अच्छा, आपकी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है, 51 है? मैम 50 है। 50, हाँ वो मुझे था, पता नहीं वो 51 है, मैंने कहा पेपर तो 50 के करीब आए थे, तो ये मुझे कंफ्यूज, कोई बच्चा रह ना गया उसका इधर उधर ना कहीं घूम फिर रहा हो पेपर। चले चले ठीक है, बस और किसी ने कुछ नहीं पूछना है? अभी क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो वो दूसरे हैंडआउट्स चाहिए आप लोगों को? मैम वो तो शेयर बस कर ठीक है। दीजिएगा, फिर जो आपने उसमें से पढ़ाया है वो हम कर लेंगे, जो आपने अच्छा पढ़ाया है। अच्छा चले मैम ठीक वहाँ है। स्टेबिलिटी का ना कॉन्सेप्ट अच्छा दिया हुआ है, हम वहाँ से एक बार रीड कर लेंगे, आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ नहीं वो बहुत अच्छा है, उसमें ना अगर डिटेल से आपने हाउ टू फैक्टर्स उसमें बहुत कंप्लीट लिखे हुए हैं, कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। चल अल्लाह हाफिज। और नोटबुक्स आपकी कंप्लीट है, आप ये वाले भी एक्सपेरिमेंट दोनों लिख लेना उसके ऊपर। ओके मैम। और पिछले भी सारे हैं आपके पास? 3-4 हुए हैं पहले? जी मैम सारे हैं। 4 हुए थे कि 3 हुए थे इससे पहले? 4 हुए थे। 4 वो हो गए और 5-6 अच्छे एक्सपेरिमेंट्स ये आपकी नोटबुक्स रेडी होनी चाहिए, ठीक है। चल मैम प्रैक्टिकल 3 थे, लेकिन एक वो सोल्यूशन वाला आपने शेयर किया था, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी वाला, वो डाल के 4 बनते हैं। हाँ हाँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो तो आप बेशक हर रोज उसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। मैम आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी किस राइटर की है? मेरे पास है आसिफ हनीफ की, ठीक है। मैम ये जो आपने प्रैक्टिकल आज करवाए थे वो भी शेयर कर दीजिएगा। वो मैंने कर तो दिए हैं आपके साथ। अच्छा वो लेक्चर ही सिर्फ शेयर किया, ठीक है।
ठीक है, वो भी कर देती हूँ और उसकी वो वाले भी कर देती हूँ, और फिर कल 8:30 बजे, ठीक है जी। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। बाय।